وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर इरफान मोमिन और मजूरा गेट के ऊपर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नई सिविल हॉस्पिटल उसमें मैं प्रोफेसर हूँ। MBBS और MD मैंने इसी कॉलेज से किया और फिर वहीं पे एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। तो 1996 में मैंने एज एन MBBS ज्वाइन किया था। उसके बाद 2003 में MD ज्वाइन किया और 2005 से मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ। और उसके बाद MD करने के बाद एक फ़ेलोशिप होती है, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की फ़ेलोशिप। वो USA फिलाडेल्फिया बेस्ड एक फाउंडेशन है, फेमर फाउंडेशन बोलते हैं उसको। फुल फॉर्म इसका है फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आउट ऑफ टोटल 13 कंट्रीज़ यानी कि 13 देशों में से 16 डॉक्टर्स का सिलेक्शन हुआ था उस फेलोशिप के लिए। 2 साल की फेलोशिप, 2 साल की फेलोशिप। तो आउट ऑफ दोज 16 आई वॉज वन ऑफ देम फ्रॉम दिस कॉलेज। हमारी कम्युनिटी एक सही राह पे जाए इसके लिए हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो जैसे आज हमारे मौलाना ने बोला कि आज हम जो बात करेंगे वो हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हमारी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, टॉपिक है बेसिकली बैड हैबिट्स, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि भाई हमारी ज़िंदगी कैसी हो, है ना। हमारी ज़िंदगी कैसी हो, हमारी लाइफ एक कैसी हो, है ना, एक बेहतरीन ज़िंदगी हो, है ना, एक बेहतरीन ज़िंदगी। 2 रास्ते हैं हमारे पास, या तो एक गुमराही वाली ज़िंदगी हो, है ना, जिसमें गुमराही हो, और एक दूसरा रास्ता है कि बेहतरीन ज़िंदगी हो, है ना, बेहतरीन ज़िंदगी हो। इंग्लिश में या साइंटिफिक टर्म में बात करें, सो हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। सो लिविंग द लाइफ इन अ वे which will be scientifically beneficial to yourself and all other human being. Living the life in a way which will be scientifically beneficial to yourself and all other human being. यही इस्लामिक लाइफ भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ज़िंदगी दी है, that is scientifically beneficial to all the human beings
and if he will live as per the orders of Allah Rabbul Izzat, है ना, and Sunnah of Aap Sallallahu Alaihi Wasallam, that is the most scientifically beneficial life to the all human being on the earth and to all other human being, है ना. So जो ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को बताई है वो साइंटिफिकली हमको बेनिफिशियल है, और वो ज़िंदगी अगर हम जिएंगे तो साइंटिफिकली दूसरे इंसानों के भी लिए हमारी ज़िंदगी फ़ायदा कारक बनेगी, बेनिफिशियल बनेगी, दूसरों के लिए फ़ायदे के लिए बनेगी. तो ऐसी ज़िंदगी हमको चूज़ करना है, ऐसी ज़िंदगी चूज़ करना है कि जो ज़िंदगी हमारे लिए फ़ायदे के लिए हो और दूसरों के लिए फ़ायदे के लिए हो, है ना. तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा. बैड हैबिट्स आती कहाँ से है ना, बैड हैबिट आती कहाँ से है. तो भाई सबसे पहली चीज़ है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बैड हैबिट्स के बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि विच आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू द बैड हैबिट्स, विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैड हैबिट्स इन द ह्यूमन बीइंग, है ना. यही चीज़ आप गैर मुस्लिम को भी कह सकते हैं. अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं करें और साइंटिफिक टर्म में बात करें तो यही चीज़ हम गैरों को भी बात कर सकते हैं, और फिर एंड में बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो इस्लाम में हैं, तो इस्लाम की दावत हो जाएगी. हाउ यू विल प्रेजेंट इट सेल्फ, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे. सो हाउ शुड बी योर लाइफ, जैसे मैंने पहले बताया कि साइंटिफिकली बेनिफिशियल कहाँ से आएगी, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बैड हैबिट्स डेवलप करने के लिए. सबसे बड़ा और सबसे पहला जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल किसी भी की भी ज़िंदगी में बैड हैबिट्स डेवलप करने के लिए, सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले शुरू होता है अपने घर से, अपने घर से. तो भाई हमारे माँ बाप ने जैसी हमको तालीम दी होगी ऐसी हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप होगी, ठीक है. तो अगर हमारे माँ बाप एजुकेटेड होंगे और दूसरी चीज़ है कि दीनदार होंगे तो हमारे बच्चों के अंदर अच्छी तालीम और अच्छे हैबिट्स पैदा हो, उसकी मेहनत करेंगे और फ़िक्र करेंगे. अब अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना ख्वास्ता हमारे माँ बाप के अंदर अच्छी हैबिट्स नहीं हैं. बाज़ मरतबा माँ बाप जो होते हैं उनके अंदर बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है. स्मोकिंग की हैबिट्स होती है, टोबैको की हैबिट्स होती हैं. बैड हैबिट्स आप किसको मानते हैं, बैड हैबिट्स क्या क्या हो सकती है, कौन सी बैड हैबिट्स हो सकती हैं जी. हाँ, जैसे स्मोकिंग, ठीक है. फिर हाँ, बिहेवियर है ना, अखलाक, बिहेवियर की जो बात की अखलाक, ठीक है. ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, है ना, वन साइडेड नहीं होगा. मेरा ऑलवेज कॉलेज के अंदर जो लेक्चर रहता है ना, दैट इज़ ऑलवेज इंटरैक्टिव, है ना. हाँ, दूसरा क्या बोलेंगे, आपस में बातचीत करने का तरीका जी. और बैड हैबिट्स क्या हो सकती हैं, हाँ बोलो, बहुत सारी हो सकती है बैड हैबिट्स, तो बहुत सारी है, अनगिनत है. मैंने तो सिर्फ अभी स्मोकिंग की बात की, टोबैको की बात की, उसके अलावा क्या हो सकती है बैड हैबिट्स. बैड हैबिट्स जिसको हम बोलेंगे, दुनिया में अनगिनत बैड हैबिट्स है ना, बहुत सारी है. एक आध हम बताएं जी. बुरे दोस्त, अच्छा जी, बुरे दोस्त जी, झूठ बोलना जी, गालियाँ देना, बुरा भला किसी को कहना जी, खाने पीने की नुस्ख निकालना, बेइज्जती करना, किसी की बेइज्जती करना जी. अच्छी बात है, माशाल्लाह जी. तो ये सारी आपने जो गिनवाई बैड हैबिट्स, इसके अलावा बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, है ना. स्मोकिंग है, टोबैको चूइंग है ना. इसके अलावा जो है हमारे ये दुनिया के अंदर दूसरी चीज़ों के अंदर डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन. जैसे बाज़ मरतबा हम सोचते हैं ना कि भाई, हम देखते हैं कि भाई कोई स्कूल के अंदर बहुत अच्छी स्कूल होती है तो हम यूँ कहते हैं कि ये स्कूल के अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है. क्या है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है ना. तो वो उस स्कूल को चूज़ करते हैं माँ बाप कि भाई ये स्कूल के अंदर
डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन मतलब कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। एक ज़िंदगी जीने का ढंग, रूल्स ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो जो स्कूल अच्छी बताती है उसको हम अच्छी स्कूल मानते हैं और उसके अंदर हमारे माँ बाप हमको एडमिशन दिलवाते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई एक बहुत अच्छी कंपनी होती है ना, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये कंपनी के अंदर बहुत डिसिप्लिन कंपनी है ना, इसमें डिसिप्लिन बहुत है ना, बहुत अच्छी कंपनी है। क्या डिसिप्लिन है कि भाई रूल्स बनाए हुए हैं कि भाई एम्प्लॉई ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो उसका बेसिस क्या होता है, किसी भी स्कूल्स के अंदर जो बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह किसी कंपनीज़ में रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई आपको ये करना अलाउड है, वो करना अलाउड नहीं है। तो उसका बेसिस क्या होता है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ दैट, किस बेस पे बनाया जाता है, क्या बेस होगा उसका रूल बनाने का बेस क्या होता है। डिसिप्लिन का रूल बेस क्या है, डिसिप्लिन मतलब क्या, व्हाट इज़ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बेस क्या है, रूल क्या है, उसका बेस क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या। जी जी हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन का बेस क्या है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसका बेस कहाँ से ओरिजिन होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में बनाना चाह रहा हूँ अपनी कॉलेज के अंदर, अपनी स्कूल के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, तो भाई हमारी कंपनीज के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का बेस क्या होता है, किस बेस पे बनाए जाते हैं। यहीं से बैड हैबिट्स और वो सारी चीज़ें आएगी, हैबिट्स आएगी। जी इसका बेस जो मैंने बताया आपको यही होता है, सिंपल बेस ये होता है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस उस बेस पे बनाए जाते हैं कि ये एम्प्लॉय ये करेगा नहीं करेगा। उसका बेस ये होता है कि इसके बिहेवियर से, इसके एक्ट से, इसके एक्शन से उसके खुद को नुकसान नहीं हो, कंपनी को नुकसान नहीं हो और हमारे कस्टमर को नुकसान नहीं हो। क्या हो, इसके एक्ट से, इसके एक्शन से, इसके बिहेवियर से हमारा, इसके खुद को नुकसान नहीं हो, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट में आ गया वही चीज़ कि स्टूडेंट को नुकसान नहीं हो और एम्प्लॉयज़ को नुकसान नहीं हो, और इसी तरह कंपनी को नुकसान नहीं हो और कस्टमर को नुकसान नहीं हो। एक तो ये हो गया वन साइड कि नुकसान नहीं हो, डैमेज। तो उसके लिए क्या करेगा, ये नुकसान नहीं होने के लिए इसको क्या क्या करना होगा। एंड सेकेंड चीज़, इससे फ़ायदा पहुँचे, इससे इसको खुद को फ़ायदा पहुँचे, कंपनी को बेनिफिट हो और कस्टमर को बेनिफिट हो। तो ये बेसिस होता है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का। दुनिया के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उसका बेसिस यही होता है कि भाई उस इंसान से, उस ह्यूमन बीइंग से किसी को डैमेज नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो, किसी को भी नुकसान नहीं हो, उसकी ज़िंदगी को, उसको खुद को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, उसको खुद को बेनिफिट हो और उसके ज़रिए, उसकी एक्शन के ज़रिए, उसके बिहेवियर के ज़रिए बाकी लोगों को बेनिफिट पहुँचे और नुकसान नहीं पहुँचे। ये बेसिस होता है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक है। जनरली ये हम बोलते हैं ना, आज दुनिया के अंदर ये प्रमोट किया जाता है, क्या प्रमोट किया जाता है, फ्री सोसाइटी। देयर शुड बी ए फ्री सोसाइटी। क्या प्रमोट किया जाता है, ये सारी बैड हैबिट्स कहाँ से शुरू हुई। बैड हैबिट्स आने का जो बेस है ना, बेस क्यों आती है बैड हैबिट्स, इसका बेस है फ्री सोसाइटी। इसका बेस क्या है, फ्री सोसाइटी। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फ्री सोसाइटी। फ्री सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं फ्री सोसाइटी वाले। फ्री सोसाइटी मीन्स क्या, व्हाट इज़ फ्री सोसाइटी मतलब क्या, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपकी जो मर्जी आए वो करें, दैट इज़ द बेस ऑफ फ्री सोसाइटी। आपकी जो मर्जी में आए वो करें, आपको जो चाहते हैं वो करो, जो चाहते हैं वो करो, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूं, मेरी मर्जी की बात है। दैट इज़ फ्री सोसाइटी, है ना, दैट इज़ फ्री सोसाइटी। फ्री सोसाइटी जिसको जो मर्जी में आए करे, जिसको जो चाहता है वो करे। और वहीं से शुरू होता है बैड हैबिट्स, वहीं से बैड हैबिट शुरू होती है। इंसान कहता है कि भाई मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूं, मेरी मर्जी, आपको क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना, मेरी मर्जी, फ्री सोसाइटी।
है ना, फ्री सोसाइटी, कि भाई मुझे जो मर्जी में आए वो मैं करूं, आपको क्या लेना देना, ठीक है, फ्री सोसाइटी। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि देयर इज़ नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री सोसाइटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इट्स अ चैलेंज टू द वर्ल्ड, इट्स अ चैलेंज टू द वर्ल्ड। किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा थिंकर, बड़े से बड़ा राइटर, बड़े से बड़ा ऑथर, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट, उसको चैलेंज है कि दुनिया के अंदर एक कंट्री या एक सोसाइटी हमको दिखा दो कि जो फ्री सोसाइटी हो। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री सोसाइटी इन द वर्ल्ड। हाउ? दो चीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दो चीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आइदर लॉज और आइदर फ्री सोसाइटी, आइदर लॉज और आइदर फ्री सोसाइटी, दोनों का साथ एक साथ एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। व्हेन यू से दैट देयर इज अ फ्री सोसाइटी, there is a free society, then there is no existence of laws, rules and regulations. When you say, English में समझ में आता है ना, when you say you need a free society in the world, free society, there is no existence of laws in the world, rules and regulations का वहाँ पे existence नहीं होता है। What laws say? What is the basis of laws? फ्री सोसाइटी का बेस मैंने आपको बताया कि भाई इंसान की मर्जी, जो मैं करना चाहूँ मैं करूँ, मुझे जो करना चाहे मैं करूँ, मेरी मर्जी, मैं जो करना चाहे मैं करूँ, ठीक है, उसका बेस ये है फ्री सोसाइटी का। लॉज का बेस क्या है? लॉज जो बनाए जाते हैं दुनिया के अंदर, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज हैं, हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग लॉज हैं, उसका बेसिस क्या है? लॉज का बेसिस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज बनाए जाते हैं, क्या लॉ बनाए जाते हैं? लॉ का बेसिस क्या है? लॉ का बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ लॉ? लॉ का बेसिस ये है कि हमारे सिटीजन जो है हमारी कंट्री के, आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। लॉ का बेस क्या है? लॉ बनाए गए। लॉ मतलब क्या? लॉ में ये लिखा गया कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन हैं, आप सिटीजन को कुछ चीज़ें ही अलाउड है करने के लिए और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। वहाँ पे फ्री सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। जब लॉ में लिख दिया गया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर फ्री सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। आप फ्री नहीं रहे, आप फ्री नहीं रहे। जब लॉ में लिख दिया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिख दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते, सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू डू दिस थिंग, सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू डू दिस थिंग्स, वहाँ पर फ्री सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब ये लॉज किस बेस पे बनाए जाते हैं? किस बेस पे बनाए जाते हैं? उसका बेस ये होता है कि भाई हमारी कंट्रीज़ के ह्यूमन बीइंग को, किसी भी सिटीजन को कोई नुकसान ना हो और किसी भी सिटीजन्स को इसकी लाइफ से दूसरे को डैमेज नहीं पहुँचे और मैक्सिमम बेनिफिट दूसरे को हो। उसका ये बेस होता है लॉज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक है। तो आप भी इतने अभी कॉम्पिटेंट हो गए, अब आप सब कॉम्पिटेंट हो गए कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़ा थिंकर हो, बड़े से बड़ा एजुकेटेड आदमी हो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, उसके साथ आप चैलेंज कर सकते हैं कि यू शो मी अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ अ फ्री सोसाइटी, you show me a single society in the world which is a free society. There is no existence of free society in the world. Either you take a France, either you take any country in the world. There is no existence of free society in the world when you have a laws in your country. And what law says? You are allowed to do this thing. आप ये अलाउ करते हैं, हम आपको करने के लिए ये अलाउ नहीं करते। उसका बेसिस क्या बनाया आपने कि भाई आपकी ज़िंदगी से किसी को फ़ायदा पहुँचे, कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, नुकसान नहीं पहुँचे, आपको खुद को भी और दूसरों को भी फ़ायदा, दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुँचे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, ये बेस है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज़। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कायदे हैं, क्योंकि उसके कायदे बनाए गए उनकी सोच के हिसाब से। इट इज़ बेस्ड ऑन द थिंकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि इंसान ने जो सोचा, हमने जो सोचा हमारे लिए फ़ायदा है वो अलाउड है। हमने जो सोचा कि इससे नुकसान पहुंचेगा इंसान को भी और दूसरों को भी, जो मैंने सोचा ह्यूमन बीइंग,
बेस्ड ऑन द थिंकिंग एंड ओपिनियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसको हमने प्रोहिबिट कर दिया, अलाउ नहीं किया। तो जिस कंट्री को लगा कि ये बेनिफिशियल है तो उसको अलाउ किया, जिस कंट्री को लगा कि इससे नुकसान है तो उसको प्रोहिबिट कर दिया। और इसीलिए डिफरेंट लॉज आर देयर इन डिफरेंट कंट्रीज। तो विच कंट्री विल हैव द बेस्ट लॉज इन द वर्ल्ड, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो कैसे डिसाइड करेंगे? विच कंट्री हैज़ अ बेस्ट लॉज इन द वर्ल्ड, विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग and not harmful to the human being? How you will decide it? What is the base of this? Is there any answer to any thinkers, lawyers, advocates, judges in the world? How you can decide which is the best laws? इंग्लिश समझ में आ रहा है ना? माफ़ करना, थोड़ा बीच में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो ये जो लॉज बनाए गए ह्यूमन बीइंग के बेस पे बनाए गए। अब ह्यूमन बीइंग को जिसने बनाया, जिसने ह्यूमन बीइंग को बनाया, जिसने दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग को, ब्रेन्स को जिसने बनाया, दुनिया के जितने बड़े बड़े थिंकर हैं, जितने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उनके ब्रेन्स को जिसने बनाया, जिसने लॉज बनाए, जो एडवोकेट्स और मिनिस्टर्स, थिंकर्स, जजेस, जिन लोगों ने लॉज बनाए कि भाई ऐसा लॉ होना चाहिए, इन लॉज बनाने वाले के मगज को जिसने बनाया, ब्रेन्स को जिसने बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उस अल्लाह ने ह्यूमन बीइंग के लिए लॉज बनाए। क्या बनाए? उसने भी लॉज बनाए, उसने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। क्या बनाए? उसने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उसने भी लॉज बनाए। और वो लॉज की बेस, उसका लॉज बनाने का बेस क्या था? व्हाट वाज द बेस ऑफ दैट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस? यही था कि हाउ दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग, जिससे इंसान को, अगर वो उस लॉज के हिसाब से चलेगा तो उसकी ज़िंदगी को खुद को फ़ायदा होगा और दूसरों को फ़ायदा होगा। दैट वाज द बेस। ठीक है। तो इट्स अ चैलेंज टू द वर्ल्ड, इट्स अ चैलेंज टू द वर्ल्ड। Let's have a comparison of the laws which is prepared by the human being and one which is prepared by the creator. Let's have a challenge. Which is most beneficial to the human being? Which is most beneficial to the human being? दुनिया के एक लॉज हैं और एक क्रिएटर के लॉज हैं। इन्होंने लॉ बनाए, क्रिएटर ने लॉज बनाए कि आप ह्यूमन बीइंग ऐसे जी सकते हैं और ऐसे ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग्स के लॉज बनाए ह्यूमन बीइंग ने कि आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप भी यही कहते हैं। कोर्ट्स ने क्या होता है? एडवोकेट, कोर्ट्स, जजेस, ये सब क्या चीज़ें हैं? वो ये कहती है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कि आपको नुकसानदेह हैं, बैड हैबिट्स नुकसानदेह हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया सोच के। अब नाउ इट्स ए चैलेंज, विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग। कौन से लॉज के हिसाब से इंसान चलेगा तो बेनिफिशियल होगा? सादी भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो लॉ बनाया गया इस्लाम को, हम उसको सादी भाषा में क्या कहते हैं? सादी भाषा में शरीयत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शरीयत। और उस लॉज को सादी भाषा में शरिया लॉ किया जाता है। क्या कहा जाता है? शरिया लॉ। आज पूरी दुनिया इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? व्हाट इज़ द रीज़न? शरिया लॉ नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं इंसानों का बना हुआ लॉ होना चाहिए, इंसानों का बनाया हुआ लॉ होना चाहिए, कायदा कानून होना चाहिए। क्रिएटर का कायदा कानून हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। सो लेट्स हैव अ डिबेट एंड लेट्स हैव अ चैलेंज। कंपेयर करो, आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ। आप बोल रहे हैं कि दुनिया के लोगों का कायदा कानून होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि क्रिएटर का बनाया हुआ कायदा कानून होना चाहिए। दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? ठीक है। तो उस बेस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे कायदे कानून बनाए। अब ये जो बैड हैबिट्स हैं, इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत आसान है कि हम अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी फ़ायदा कारक होगी हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेंगे तो ये तो है, एक चीज़ हो गई दीन के हिसाब से। लेकिन फिर भी इसमें रहते हुए भी बहुत से हमारे बच्चों के अंदर बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती है और वो समझ नहीं पाते पूरी तरीके से। तो कहाँ से आती है? व्हाट इज़ दी सोर्स?
एंड विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहली चीज़ मैंने माँ बाप बताई कि अगर माँ बाप हमारे होंगे, उनमें अच्छी हैबिट्स होगी, दीनदारी होगी, एजुकेशन होगा, तो वो हमारी फिक्र करेंगे कि हमारे अंदर बैड हैबिट्स पैदा नहीं हो और अच्छी आदतें हमारे अंदर डेवलप हो। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़, माँ बाप अच्छे होते हैं। माँ बाप के अंदर, जैसे बहुत से घरों में माँ बाप अच्छे होते हैं, ज़्यादातर घरों में तो माँ बाप अच्छे होते हैं, अच्छी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बच्चे को अच्छी आदतें सिखाते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छी दीनदारी देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के अंदर बैड हैबिट्स पैदा हो जाती है। बैड हैबिट्स पैदा हो जाती है। कहाँ से आती है? तो ये भैया छोटा होता है तब तो माँ बाप के पास रहता है ना, 9-10 साल तक तो माँ बाप की उसमें निगरानी में रहता है। लेकिन अब ये जब 10 साल से बड़ा होता है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो माँ बाप से अब ये माँ बाप के पास नहीं रहता है। अब ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, किधर जाता है? दोस्तों के पास जाता है। यहाँ से शुरू होती है पूरी स्टोरी। अब ये क्या होता है, दोस्तों के पास जा रहा है। अब यहाँ देखना होगा कि इसके दोस्त कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर कि इसके पास दोस्त, इसके दोस्त कैसे हैं। इसलिए हमको सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। शुरुआत हमारी ज़िंदगी की। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सही रास्ते पर जावे और हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो, हमारी ज़िंदगी से हमको नुकसान नहीं पहुँचे और दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचे, ऐसी ज़िंदगी हमको बनानी है। ऐसी ज़िंदगी हमको बनानी है कि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो। किस तरीके से बेहतरीन हो? हेल्थ वाइज ऑल्सो, तंदुरुस्ती, हेल्थ वाइज। इसके अंदर हेल्थ वाइज के अंदर बेहतरीन ज़िंदगी के अंदर एक पॉइंट मैं बता दूं यहाँ पे, सबसे बड़ा पॉइंट, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर को अपनाने में हमने हमारे आपको बहुत सारा नुकसान पहुँचाया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर को अपनाने में हमने बहुत सारा नुकसान पहुँचाया है। दैट इज़ साइंटिफिकली हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग, साइंटिफिकली हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग। And most unscientific lifestyle is there. Most unscientific lifestyle is there. Why? That is full of smoking and full of alcohol and full of drugs. That lifestyle is, इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना? माफ़ करना, थोड़ा बोल दे रहा है मेरे को बीच में थोड़ा। Full of smoking, full of alcohol and full of drugs. अब वो इसमें ऐसे मुलव्वस हो चुके हैं और ऐसे फंस चुके हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब क्या करें? कोई रास्ता नहीं बचा है। इसमें से निकाले कैसे? इन्फेक्शियस है, इसको हमारी भाषा में जो बोलते हैं ना, इन्फेक्शियस। दोज हैबिट्स आर इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस यानी चेपी। दोज हैबिट्स आर इन्फेक्शियस। उसमें से बचा ही नहीं सकते ये लोग। हर जगह स्मोकिंग है, हर जगह ड्रग्स है, हर जगह अल्कोहल है। ये जहाँ जाएगा उसको मिलेगा और वो मुलव्वस होना है। अब ये लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते, कोई रास्ता ही नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है। कायदे भी है इनके पास, सब कुछ है, पुलिस है, एजेंसियाँ हैं, सब कुछ है, कोर्ट है। पानी थोड़ा तो सब कुछ होने के बावजूद इससे बच नहीं सकते, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं बचा है। क्या करें? हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास लॉज है, सब कुछ है, फिर भी नहीं बचा पा रहे हैं, फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। नाउ दे हैव टायर्ड और हार गए। क्या हुआ? हार गए। वेस्टर्न कंट्री वाले हार गए कि भैया अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, कोई रास्ता नहीं बचा है। तो जब वो लोग देखते हैं एक मुसलमान को कि भैया जो सच्चा मुसलमान होता है, मैं सच्चे मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जो इस्लाम पे चलने वाला, अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाला, रसूल की सुन्नतों पे चलने वाला, तो भैया हमारे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है। लेकिन एक सच्चा मुसलमान जो है, ये सच्चा मुसलमान जो है ना, इसकी ज़िंदगी में कोई बैड हैबिट्स नहीं है। ये अल्कोहल से दूर है, ये ड्रग्स से दूर है, सारी चीज़ों से दूर है। और इसने अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड्स में रहते हुए बचाया हुआ है। अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हुए
अपने आप को बचाया हुआ है, इसके पास क्या ताकत है? ऐसी कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? सबसे बड़ी ईमान की ताकत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। जिसने इसको अपने आप को बचाया हुआ, किस चीज़ से बचाया हुआ है? बैड हैबिट से, ड्रग्स से, अल्कोहल से, है ना, सारी चीज़ों से बचाया हुआ है। ठीक है, तो क्या रास्ता बचता है? एक ही रास्ता बचता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, इससे बचाया हुआ है। अब ये जो फ्रेंड्स की जो मैं बात कर रहा था, कलीग्स, पीयर प्रेशर में जो बता रहा हूँ ना, वहाँ पे क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो वो फ्रेंड्स में जाता है, फ्रेंड सर्कल में जाता है। तो मैं इसलिए बता रहा था आपको, हमको अपने आप को क्या करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, पहले से डिसाइड कर लेना है, चौकन्ना रहना है। ये बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ मैं, और आपको भी इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, कि मुझे मेरी ज़िंदगी कैसे बनानी है, कैसी बनानी है, मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले वो डिसाइड करना है। क्या करना है? सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे मेरी ज़िंदगी कैसी हो, मैं क्या बनना चाहता हूँ। एक ज़िंदगी है बेहतरीन ज़िंदगी, कि मेरी ज़िंदगी में कोई एडिक्शन नहीं है, ना मेरी ज़िंदगी में स्मोकिंग है, ना मेरी ज़िंदगी में टॉबैको है, ना मेरी ज़िंदगी में अल्कोहल है, ना मेरी ज़िंदगी में ड्रग्स है, ना मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ है। पहली चीज़। दूसरा कि मेरी ज़िंदगी मोस्ट हेल्दी लाइफ, मोस्ट हेल्दी लाइफ, ठीक है, मोस्ट हेल्दी लाइफ। मैंने सारी चीज़ें तो अपनाई ज़िंदगी में मेरी, एक चीज़ को मैं इनिशियल डेज में नहीं अपना पाया था, मजबूरी में, इतनी दीनदारी भी नहीं थी इनिशियल डेज में, उस वजह से एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ गई जिसको आज मैं भुगत रहा हूँ, जिसको आज मैं भुगत रहा हूँ। क्या चीज़? शूज़। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका के अंदर, है ना, आपको सबको गंदा नहीं लग रहा है लेकिन उसकी वजह मैं बता दूँ आपको। क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, मैं खुद भी उसका शिकार हो चुका, क्योंकि मैं डॉक्टर था, एज ए पेशे से डॉक्टर हूँ। मेडिकल कॉलेज में आप जब जाते हैं लेक्चर लेने, और एज ए डॉक्टर फ्रेटर्निटी के बीच में, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर 24 आवर्स 365 डेज ठंडी रहती है, 24 आवर्स 365 डेज ठंडी रहती है। तो उनके लिए शूज़ बहुत ज़रूरी हैं, उनको शूज़ पहनना ज़रूरी है। वो शूज़ से प्रोटेक्शन रहता है ठंडी से, इसलिए उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन उनकी कॉपी करने में और उनका कल्चर अपनाने में इंडियंस ने भी उसको अपना लिया। ठंडी के दिन जो रहते हैं हमारे यहाँ पे, विंटर सीजन में आप शूज़ पहने तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर सीजन में आप शूज़ पहने तो कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन विंटर सीजन के अलावा के दिनों में फॉर इंडियन कम्युनिटी शूज़ इज़ नॉट एडवाइजेबल। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ पर गर्मी रहती है, 4 महीने के अलावा गर्मी रहती है, हमारे यहाँ का एटमॉस्फियर, हमारे यहाँ का टेम्परेचर अलाउ नहीं करता है शूज़ को, ठीक है। बाकी के 4 महीने अलाउ करेगा, बाकी के 8 महीने अलाउ नहीं करता है। क्यों? कि वो गर्मी रहती है, और उसके वजह से हमारे इंडियंस को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। शूज़ के वजह से क्या होता है? शूज़ के वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और वो फंगल इन्फेक्शन नॉन क्योरेबल है, क्योर नहीं हो पाता है। और उस वजह से हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जिनको पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है शूज़ पहनने की वजह से, गर्मी के दिनों में। दूसरा, हमारा जो हैबिट होती है कि शूज़ के साथ हम जो पहनते हैं तो वुज़ू भी करते हैं, और वुज़ू करने के बाद अगर उसको ड्राई नहीं किया और उसको गीला पहन लिया सॉक्स, और फिर वो शूज़ ऐसा पहनते हैं हम लोग अगर, तो हमारे को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इंडियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट, बहुत आम चीज़ है ये कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले इनिशियल डेज में वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपनाने में और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में हमारे यहाँ के लोगों ने अपना लिया उसको। आज हमारे बहुत से डॉक्टर्स, नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स भी आप देखेंगे, जो सर्जन होते हैं ना, सर्जन ज़्यादातर हमारे मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर सर्जन है ना, सैंडल पहनते हैं या तो चंपल पहनते हैं।
क्योंकि सर्जन के पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं इसके फंगल इन्फेक्शन के, तो उन्होंने पहनना छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। ठंडी के दिनों में पहनेंगे, ठंडी के अलावा नहीं पहनेंगे। ये एक बात बता रहा था मैं, कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर की जो चीज़ें हम अपनाते हैं, बैड हैबिट्स, और हेल्दी लाइफ पे से हमारी बात गई इसके ऊपर। कैसी लाइफ हो? हेल्दी लाइफ हो। तो उस हेल्दी लाइफ, हमारी ज़िंदगी कैसी हो? हेल्दी हो। तो कहाँ से बैड हैबिट शुरू होगी? मैं बेसिकली, मेरा जो फील्ड है ना, मेरा फील्ड कौन सा है? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। मैंने जो एमडी किया है वो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बोलते हैं। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब किसी रोग को आने से पहले ही अटका देना, दैट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड दैट इज़ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिशियल। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिशियल, मतलब कि लिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड मोस्ट बेनिफिट। लिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड मोस्ट बेनिफिट मतलब कि प्रिवेंशन आप करेंगे, किसी को चीज़ को आने से अटकाएंगे तो कम खर्चे में आपका काम चल जाएगा, कम खर्चे में मोस्ट हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं। बीमारी आने के बाद उसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बीमारी आने के बाद उसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कोई बैड हैबिट आ जाने के बाद उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बार आ गई, उसको छुड़ाना नाक में दम आ जाता है, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आने के बाद छुड़ाना मुश्किल है। इसलिए क्या करना होगा? हर एक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, हर एक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी? कि भैया बैड हैबिट्स आने से पहले ही बच जाओ, बैड हैबिट आने से पहले ही बचा लो अपने आप को। तो कैसे बचा सकते हैं? बैड हैबिट आने से पहले कैसे बचा सकते हैं? तो कहाँ से आती है वो देखना पड़ेगा। बैड हैबिट आती कहाँ से है? कौन से सोर्सेज हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहली चीज़ तो माँ बाप, बताया मैंने, बच्चा वहीं से पैदा होता है, वहाँ पलता है, अपब्रिंगिंग वहाँ पे होता है। इसके बाद होता है, बड़ा होता है तो फ्रेंड सर्कल में जाता है। सबसे बड़ा फैक्टर फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, जी हमारी भाषा में बोलते हैं इसको पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले चूज़ करने में हम चूज़ करें। सबसे पहली चीज़ क्या चूज़ करनी थी? लाइफ, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी पहले वो डिसाइड करें। एक गोल हो तो भाई मेरी ज़िंदगी बेहतरीन होगी, हेल्दी होगी, अच्छी होगी, ऐसी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो मुझे तो चूज़ करना होगा फ्रेंड सर्कल। कैसा फ्रेंड सर्कल होगा? मेरा फ्रेंड सर्कल होगा ऐसा होगा कि जिसके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं होगी। पहले से ही मैं फ्रेंड सर्कल ही ऐसा चूज़ करने का। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होती है बताऊँ आपको? इनिशियल पीरियड में, इनिशियल डेज में हम ऐसा फ्रेंड सर्कल चूज़ कर लेते हैं कि जिसके अंदर बैड हैबिट्स होती है। अब उसमें से उस फ्रेंड को छोड़ नहीं सकते हम, फिर बाद में ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर दूसरे फ्रेंड के पास जा नहीं सकते। तो पहले से ही हम क्यों ऐसा ना करें कि हमारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा हो, हमारा सर्कल ही ऐसा हो, और ऐसा ही फ्रेंड सर्कल चूज़ करें, ऐसे ही फ्रेंड को चूज़ करें कि जिसके अंदर बैड हैबिट्स नहीं हो। बैड हैबिट्स नहीं हो। क्या होता है प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊं। जो दूसरे फ्रेंड्स में बैड हैबिट्स होती है ना, तो कहाँ से शुरू होती है? बैड हैबिट्स कैसे शुरू होती है? स्मोकिंग कैसे शुरू होता है? टोबैको कैसे शुरू होता है? अल्कोहल, ड्रग्स कैसे शुरू होता है? जब फ्रेंड सर्कल में हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं होते हैं ना, तो किसी एक फ्रेंड को गंदी आदत होती है। क्या आदत होती है? स्मोकिंग की। अब ये स्मोकिंग कर रहा है, दूसरे 4 दोस्तों को हैबिट नहीं है, ठीक है, दूसरे 4 दोस्तों को हैबिट नहीं है। अब ये क्या बोलेगा दूसरे दोस्त को? क्या कहेगा? सिर्फ एक पफ लगा ना, अपने को थोड़ी आदत पाड़ने की है, अपने आदत नहीं बनाने की है। तू कहाँ पीता है? पीने की भी नहीं है तेरे। तू कहाँ पीता है? और तेरे पीने की भी नहीं है, पर खाली पफ तो मार के देख। क्या बोलेगा? ये बहुत सादी भाषा में और नेचुरल और प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें। खाली एक पफ लगा के देखना, खाली दूसरा पफ मत लेना,
दूसरा पफ मत लेना, और अपने को पीने की भी नहीं है। पर देख तो सही होती कैसी है, देख तो सही होती कैसी है। लिख के रखना और ज़िंदगी में याद रखना। हमारी भाषा में, मेडिकल भाषा में हम इसको वर्जिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी मेडिकल भाषा में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको वर्जिनिटी बोलते हैं। कौन सी वर्जिनिटी? बैड हैबिट्स की वर्जिनिटी, बैड हैबिट्स की वर्जिनिटी। Until and unless you have touched it in your life, in your body, किसी बैड हैबिट्स ने आपके बॉडी को टच नहीं किया है, तब तक आप वर्जिन हैं उससे, तब तक आप वर्जिन हैं। मतलब कि उस सिगारेट ने या टोबैको ने आपकी बॉडी को टच नहीं किया है। सिगरेट ने टच नहीं किया है, टोबैको ने टच नहीं किया है, ड्रग्स ने टच नहीं किया है, अल्कोहल ने टच नहीं किया है। जब तक टच नहीं हुआ है ना, तब तक आप अपने आप को बचा सकते हो। उस दिन तक आप बचा सकते हो। जिस दिन तक आप वर्जिन हैं, जिस दिन तक आप वर्जिन हैं, तब तक मैं बता सकता हूं कि आप अपने आप को बचा सकते हो। ऑन द डे व्हेन यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी, इन द सेंस कि आपने स्मोकिंग को, सिगारेट को टच कर लिया, आपके लिप्स को, एक टोबैको की एक टुकड़ा आपने अपने मुंह में डाल दिया। अल्लाह माफ़ करे, बाकी के बारे में मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ कि एक टीपा ले लिया या एक चीज़ ले ली। जिस दिन आपने एक पफ ले लिया और एक टुकड़ी आपने मुंह में डाल दी, समझ लो उस दिन से आप एडिक्शन की आपकी शुरुआत हो गई। दैट वॉज द डे व्हेन योर एडिक्शन स्टार्टेड। That was the day when your addiction started. अब क्या होगा? एक पफ लिया ना, फिर वो दूसरा पफ नहीं पिएगा, फिर दूसरी बार जाएगा ना, तेरी भी लाऊं? क्या कहेगा? तेरी भी लाऊं? तो वो कहेगा नहीं रहने देना, अरे एक खाली, फिर बाद में मत पीना ना तू, मैं छोड़ देने की, अपने कहाँ पीने की शुरुआत करने की, अपने कहाँ शुरुआत करने की पीने की। खाली आज का दिन अपने थोड़ा क्या कर लेवे, ऐश कर लेवे, जल से कर लेवे। क्या कर लेवे? ऐश और जल से आज के दिन कर लेवे और हमेशा की ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो जावे। एक दिन के लिए आज ऐश कर लेवे, जल से कर लेवे और हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर देवे। यहाँ से शुरुआत कर दे बेटा, तू क्या कहेगा? यहाँ से शुरुआत कर दो बर्बाद करने की ज़िंदगी को। तो अक्लमंद और समझदार कौन होगा? जो वहाँ पे ही बचा लेगा अपने आप को, वहीं से बचा लेगा। वो समझ लोगे मोस्ट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि जिसने उस दिन से ही बचा लिया कि नहीं, मेरे को एक पफ भी नहीं चाहिए, नहीं एक टुकड़ा भी नहीं चाहिए, मेरे को एक पफ भी नहीं चाहिए और एक टुकड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं ये चीज़ें। और अगर लगता है कि यहाँ से ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे ये फ्रेंड सर्कल भी नहीं चाहिए। मुझे ये बहुत सारे फ्रेंड है दुनिया में, जिस फ्रेंड सर्कल में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, मेरी ज़िंदगी का रुख गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, उससे फ़ायदा क्या है? मेरे को ये बताओ, उससे फ़ायदा क्या है? स्मोकिंग में करूँगा तो मुझे कितने फ़ायदे हैं, गिनाएगा कोई? मैं टोबैको लूँगा तो मुझे कितने फ़ायदे हैं, कोई गिनाएगा मुझे? ये फ़ायदे हैं मेरे को, ये फ़ायदे गिनाओ, इतने फ़ायदे हैं। उसको बोलो, जो पी रहा है ना, उसको बोलो कि तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, चल मेरे को फ़ायदे गिना, वो ठंडा हो जाएगा। तू जो स्मोकिंग कर रहा है, तू जो टोबैको लो रहा है, तू जो भी ले रहा है, तू मुझे फ़ायदे गिना, उसके कितने फ़ायदे हैं तेरी ज़िंदगी में इससे, ये फ़ायदे हैं। तो क्या शर्मिंदा हो जाएगा? फ़ायदे क्या गिनाएगा? फ़ायदे नहीं गिना सकता है। अब तुम बताओगे उसके गैर फायदे। क्या गैर फायदे हैं? सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल लॉस। फ़ायदा क्या है? हमारे माँ बाप के मेहनत के कमाए हुए पैसे और हमारे खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसे हम उस चीज़ में डाल रहे हैं जो चीज़ हमारे बॉडी को नुकसान करेगी। क्या करेगी?
हमारे बॉडी को डैमेज करने वाली चीज़ को पीछे मेहनत के पैसे हम लगा रहे हैं, हमारे मेहनत के पैसे लगा रहे हैं उसके पीछे, तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई, अक्लमंदी वाली बात नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहला फाइनेंशियल लॉस। एक सिगरेट की कीमत कितनी है अभी? 10 रुपये। 10 रुपये एक सिगरेट की कीमत, ठीक है, 10 रुपये पकड़ो पड़े मिनिमम, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से जब इंसान पीना शुरू करता है ना, तो कम से कम 10 सिगरेट तो दिन की पीता है मिनिमम। जो शुरू कर देता है फिर उसको नहीं चलता। तो 10 सिगरेट दिन की हो गई, 10 सिगरेट एक दिन की हुई तो कितने रुपए हुए? 100 रुपये। तो एक महीने के कितने हुए? 3000 रुपये, है ना, 3000 रुपये, ठीक है, 3000 रुपये का लॉस। 3000 रुपये का एक महीने का लॉस, तो एक साल का कितना, जिंदगी भर का कितना है? 36,000। 36,000 3 साल का कितना हुआ? 3 साल का कितना हुआ? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए में अभी अच्छे से अच्छी बाइक आ सकती है कि नहीं? उसने क्या किया, एक बाइक को खो दिया 3 साल के अंदर, एक बाइक का नुकसान कर दिया, अपने माँ बाप का खुद का नुकसान कर दिया। इसी पैसे से वो किसी गरीब को दवाई दिला सकता था, है ना, किसी गरीब का पेट भर सकता था, ठीक है। अच्छा, ये तो इकोनॉमिक लॉस हो गया। अब वो कोई कहेंगे भैया मेरे पास, माँ बाप के पास तो खूब पैसा है, मैं भी खूब कमाता हूँ, मेरे को पैसे की नहीं पड़ी है, पैसे की नहीं पड़ी। एक तो ये चीज़ बता दी कि भाई यही पैसा अगर किसी गरीब को लग जाता, उल्मा को दे देता, तो सदका कर देता, ठीक है, तो वो तेरी आखिरत में फ़ायदा देता, ठीक है, आखिरत में भी फ़ायदा देता। उल्मा को दे देता का, गरीब को खिला देता, तो आखिरत में भी फ़ायदा देता, यहाँ भी फ़ायदा देता। इन बिटवीन एक छोटी सी बात बता दूँ, बहुत से लोग यूँ सोचते हैं कि भाई ये पैसे ही मैं गरीब को दूंगा, मस्जिद में दूंगा, अल्लाह के रास्ते में दूंगा तो चले जाएंगे। वो मेरा कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है, कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। कैसे कंसेप्ट ख़त्म हो गया? चलो ये बात मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर बैड हैबिट्स में फ्रेंड्स आ गए, फाइनेंशियल लॉस आ गया, हेल्थ का लॉस। हेल्थ का लॉस, हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम कैंसर कौन से होते हैं? मैक्सिमम कैंसर इन इंडिया, नहीं, लंग्स कैंसर तो होता ही है, वो सेकंड नंबर पे है जी। ओरल कैंसर, ओरल कैंसर मैक्सिमम ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर, मुंह का कैंसर हाईएस्ट रेट है, मुंह का कैंसर होता है। स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग दोनों से मुंह का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। इंडिया के अंदर हाईएस्ट रेट है हमारे इंडिया में, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट में क्या है, अगर कैंसर हुआ आदमी को तो इनिशियल तो क्या करता है इंसान, खबर है? कैंसर होता है ना तो छुपाता है। किसको बताऊं? अपने ही हाथ से पैर पे कुहाड़ी मारी होगी, किसको बताएंगे? नहीं बता सकते, तो वो छुपाता है इनिशियल पीरियड में, किसी को नहीं बताता है, डरता भी है क्या होएगा। तो वो क्या होएगा डर में किसी को बताता नहीं है ना, तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट नहीं होती ना, तो कैंसर का प्रॉब्लम क्या है पता है? कैंसर में वो दूसरी जगह फैलता है, वो जाता है लंग्स में, वो जाता है लीवर में, वो जाता है किडनी में, वो जाता है पेंक्रियाज में, सब अलग अलग जगह पे जाता है। अब जब ये फैल जावे तो कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज क्या है? 3 चीज़ें हैं कैंसर के इलाज में, वो तीनों चीज़ करनी पड़ती है। हाँ 3 चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो जो कैंसर की गांठ हुई है उसको काटाना पड़ेगा सबसे पहले, तो वो काट के निकालेंगे कैंसर की गांठ को। ज़्यादातर को यहाँ कैंसर होता है, यहाँ कैंसर होता है, गले में होता है, इधर होता है, दाढ़ में पहुँच जाता है, इसमें पहुँच जाता है। तो क्या करते हैं, जब कैंसर ये होता है ना तो इसको काट डालते हैं, इसको काट डालते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते, आधा ये निकाल लेते हैं, आधा ये निकाल डालते हैं। ये निकाल डाला, ये निकाल लिया। अब सोचो वो इंसान कैसे जिएगा, कैसी लाइफ होगी? हम यूँ सोचे कि ये हमारी लाइफ में नहीं है आधा, तो कैसे लाइफ गुजरेगी?
सबसे पहले तो हमारा चेहरे का ढांचा कैसा बन जाएगा। अब वो क्या करते हैं बेचारे, रुमाल बांध के घूमते हैं। क्या करते हैं, रुमाल बांध के घूमते हैं। क्यों? तो वो ढांचा गंदा हो गया। अभी ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बराबर है, ये निकाल लिया। अब बाज़ मरतबा गले के अंदर हो जाता है ना, तो खाना नहीं उतरता है, खाना अंदर नहीं उतरता है। अब खाना नहीं उतरेगा तो लिक्विड पे रहेगा, लिक्विड पे रहेगा, कमजोरी आएगी। अब वो ऐसा हो जाता है, रिबा रिबा के मरता है। क्या होता है? रिबा रिबा के मरता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों के साथ खड़ा था, दोस्त ने बोला बेटा खाली एक पफ। ज़्यादातर ये जो बाहर की जो चीज़ें दिखती है ना, वो अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के सामने होती है। अब इसके बाद इसका क्या हुआ ने, जो बैड पार्ट है उसका नतीजा क्या निकला ना, वो बाहर कहीं दिखाते भी नहीं है ना, कहीं दिखता भी नहीं है। वो खुद भी किसी को जाके नहीं बोलता, फैमिली वाले भी नहीं बोलते, दोस्त भी नहीं बोलते, सब चुप हो जाते हैं। क्या होता है? सब चुप। ना वो खुद जाके किसी को बताता है, ना फैमिली वाले बताते हैं, ना दोस्त बताते हैं, सब चुप हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो नतीजा जो बैड निकला ना उसका, कि ऐसी आदतों का क्या नतीजा निकला, वो लोगों की आंखों के सामने आता नहीं है। लोगों के सामने आता नहीं है कि भैया इसका क्या नतीजा हुआ। वो जब नतीजा सामने आता नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सिगरेट पी रहा है, वो स्मार्ट लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, ये सब चीज़ें सामने होती है। वो गंदी चीज़ें, बहुत से बेचारे हमारे भाई, अल्लाह माफ़ करे, जो सोर्स में फैक्टर्स बता रहा था ना, कहाँ से शुरू हुआ ये फैक्टर्स, पीयर प्रेशर पे हम अटक गए। इसके दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन है ना, इम्प्रेस होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो वो एक तो वेस्टर्नाइजेशन में ये फिर आ जाता है। दूसरा बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड माशाल्लाह आप लोग तो नहीं देखते, लेकिन जो हमारे दूसरे भाई है वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं इन लोगों से, है ना, इनके फ़ैन होते हैं, है ना। भाई फ़ैन होना है, आप सलाम के फ़ैन हो जाओ, साहबा के फ़ैन हो जाओ, जिनकी बेहतरीन ज़िंदगी है, जिसकी ज़िंदगी खुद बर्बाद है, जो खुद परेशान है अपनी ज़िंदगी से। पर्दे के ऊपर तो अच्छी दिखती है भैया, वो तो कैमरे के सामने बैठा हुआ है तो सब अच्छा ही होगा, अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी बताएगा ना वो तो। उसको हकीकत में जाके पूछो उसके घर पे जाके कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, फिर वो बताएगा भैया इससे बुरी ज़िंदगी कोई नहीं। वो तो कभी आती नहीं है, ना छापे में आती है, ना टीवी पे आती है, ना कहीं पे आती है, कहीं पे नहीं आती है, ना पर्दे पे आती है। वो तो दिखी नहीं है आपने, हमको तो जो दिखाई गई वो तो पर्दे की, वो तो आर्टिफिशियल है। रियल क्या है वो तो घर पे जाएंगे तो पता चलेगा कि सब परेशान है अपनी ज़िंदगी से। पूरा बॉलीवुड उठा लो, किसी को भी पूछो जाके, हर बोलेगा कि यार परेशान, टेंशन। पर क्या करे, उस दलदल में फंस चुका हूँ, अब बाहर नहीं आ सकता। मैं उस दलदल में फंस चुका हूँ, अब बाहर नहीं निकल सकता। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है मेरे पास, इसलिए बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ज़िंदगी से परेशान है। क्यों? कि उसकी ज़िंदगी में क्या है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, कोई दोस्त नहीं है, सब स्वार्थी। एक भी दोस्त सच्चा बता दो उनको कि आपका कोई सच्चा दोस्त होगा, है ना, कोई सच्चा दोस्त नहीं। अकेले मर जाते हैं अपने घरों के अंदर, लाश उठाने कोई नहीं आता है। एक ज़माने के लोग पीछे भागते थे, जिनके पीछे जो बूढ़ा होने के ऊपर अकेला घर में मर जाता है, कोई उठाने नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है, बीमार होता है तो ऐसी हालत होती है। ये रियलिटी है। तो उनसे इम्प्रेस होते हैं, एक तो वो होता है। हाँ, डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन आता है इनके अंदर। मुसलमान के अंदर सुसाइड रेट, लिस्ट सुसाइड रेट बहुत कम, रेयरली। जो ईमान जिसका मजबूत नहीं होता है, यहाँ तो दीन से दूर होता है ना, वो रेयरली कभी सुसाइड करेगा। हाईएस्ट सुसाइड रेट गैर मुस्लिमों में होता है ना। किसी को भी उठा के देख लो, पूछ लो सुसाइड रेट लिस्ट। क्यों लिस्ट है कम से कम सुसाइड रेट? क्योंकि उसको आखिरत पे ईमान है कि जो कुछ है ये थोड़ी है पूरी ज़िंदगी। यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी कोई फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं है तो भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है। तो उसको जो लॉस होता है ना, उसका टेंशन नहीं आता है, लॉस का टेंशन नहीं आता है। जिसका पक्का ईमान हो उसकी बात कर रहा हूँ, पक्का ईमान हो तो।
कि भैया मेरा कुछ लॉस हो गया तो कुछ नहीं खोया, बाद में मिल जाएगा, अल्लाह दे देगा। असल लॉस तो वहाँ का लॉस है, आखिरत का लॉस है। इसलिए सुसाइड नहीं करता है मुसलमान। इसलिए कि कैसे भी हालात आए, कोरोना हुआ, भूखमरा आता है, जो भी हालात आते हैं ना पूरी कंट्री में, तो आप देखना मुसलमान सुसाइड नहीं करते। कोरोना में भी मुसलमानों ने सुसाइड नहीं किया। कोरोना के अंदर कोरोना से जितनी मौतें हुई ना, उससे ज़्यादा सुसाइड से मौतें हुई कोरोना के डर से। बहुत सारे लोगों ने कोरोना के डर से सुसाइड कर लिया। जिसको कोरोना हो गया उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग डर गए। बहुत से लोगों को डर से ही हार्ट अटैक आ गए। मेरे को उसको पता चला कोरोना हुआ, डर के मर गया। ऐसे बहुत सारी मौतें हुई ऐसी। तो विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड हैबिट्स में? एक तो हमारे माँ बाप आ गए, फिर फ्रेंड्स आ गए, पीयर प्रेशर आ गया, बॉलीवुड आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब उसके नुकसान के अंदर हमने फाइनेंशियल इकोनॉमिक बात की, हेल्थ की बात हमने की, कैंसर के अलावा लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है। अच्छा, कैंसर की ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, ये काट लिया जाता है, ये काट लिया जाता है, ये काट लिया जाता है, ये तो ऑपरेशन से काट लिया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरापी देते हैं ना, वो कीमोथेरापी यानी कि जो दवाइयाँ देते हैं उससे टाल पड़ जाती है इंसान की। दूसरा, इंसान का बॉडी को साइड इफ़ेक्ट्स इतनी हाई होती है ना कि इंसान खा पी नहीं सकता है, आधा तो ऐसे ही वो दवा से मर जाता है। इससे बेहतर था कि कैंसर से मरता, दवाइयों से आधा मर जाता है। वो दवाइयाँ जितनी गंदी है उसकी कैंसर की। अच्छा, वो दवाइयाँ इतनी महंगी आती है पीछे। कैंसर की दवाई सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे ज़्यादा कॉस्टली कैंसर की दवाई। तो अब ये कैसी समझदारी हुई इसकी ज़िंदगी में? सिगरेट में पैसा डाला एक तरफ टोबैको में पैसा डाला, अब ये कैंसर की दवाई में पैसे डाल रहा है। फिर होता है रेडियोथेरापी यानी रेज के जरिए उसको मारते हैं, सेल्स को मारते हैं रेज के जरिए, रेडियोथेरापी बोलते हैं इसको। कीमोथेरापी यानी दवाइयाँ, और सर्जरी, काट के निकाल लिया। ठीक है, तो ये तो कैंसर हो गया। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है ना, और दूसरे बहुत सारे किडनी पे डैमेज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है जो बैड हैबिट से होती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो स्मोकिंग और टोबैको की बात की मैंने। ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स से एक बार जब ड्रग ले लेता है ना, मैंने बताया ना कि जिस दिन एक छोटा सा लिया, खत्म समझ लो। जब तक आप वर्जिन हैं तब तक बचे हुए हैं, जिस दिन लिया खत्म, समझ लेने का, उस दिन से गए हम। इसलिए ऐसे दोस्तों से भी दूर रहने का, ऐसी बातों से भी दूर रहने का, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल जाने का। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी बातें होती हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं फ्रेंड सर्कल के, या तो हमारा ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर सब अच्छे हो, अगर कोई ऐसी गंदी बात करता है उसको रिमूव कर दो, अगर वो नहीं रिमूव कर सकते तो खुद निकल जाओ, खुद निकल जाने का, और अच्छा एक ग्रुप बना लेगा। हालांकि नहीं बनाओ वही बेहतर है, सबसे बेहतर तो क्या है, नहीं बनाओ वही सबसे बेहतर है, लेकिन नहीं रह सकते तो अच्छा होना चाहिए, जिसमें दीन की बातें हो, हदीस की बातें हो, ठीक है, कुरान की बातें हो, अच्छी बातें हो, जिससे फ़ायदे की बातें हो, इंसान को फ़ायदे वाली बातें हो, ऐसे ग्रुप में रहने का। तो ऐसे चीज़ों से निकल जाने का। फैक्टर्स के अंदर ये माँ बाप वाले आ गए, फैक्टर ये सारे आ गए। नुकसान के अंदर ये आ गया, इकोनॉमिक लॉस आ गया, हेल्थ का नुकसान आ गया, कैंसर का आ गया। ठीक है, तो ये सारे नुकसान हैं इसके। एडिक्शन, हाँ वहाँ रह गया हमारी बात। ड्रग्स के अंदर एक बार इंसान ने लिया, अब ये बॉडी के अंदर इतना डैमेज करता है, हमारे हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, किडनी को ऐसा डैमेज करता है, और उसका ऐसा एडिक्शन बनता है इंसान को कि अगर वो नहीं ले पाता है ना तो वो आधा मर जाए नहीं जैसी कंडीशन हो जाती है उसको। उसके जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर वो रह नहीं पाता है, फिर उसको लिए बगैर उसको लेना ही पड़ता है फिर। अब वो कितना कॉस्टली होता है, कितनी ज़्यादा कीमत होती है उसकी। अब ये कैसा होता है, वो दलदल में फंस गया। क्या हुआ, दलदल होता है ना, आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं पता होगा, कि इसमें इंसान जितना कोशिश करे ना बाहर निकलने की, इतना और अंदर चला जाता है। तो ये कीचड़ है, क्या है, कीचड़ है। इससे हमको कोसों दूर रहना है।
गलती से भी इसके करीब नहीं जाना, ऐसे दोस्तों के करीब नहीं जाना, ऐसे माहौल के करीब नहीं जाना, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाना। ठीक है, कि इसमें एक बार इंसान फंसा, ऐसा एडिक्शन होता है, ऐसा एडिक्शन होता है कि फिर उसको नहीं चाहते भी लेना पड़ता है, नहीं चाहते भी लेना पड़ता है। समझ में आया? अब यही बातें आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को जाके बतानी। क्या करना है? दोस्तों को जाके बतानी। और क्या करने का, हमारा ग्रुप है ना साफ सुथरा होगा, बेहतरीन होगा, बेस्ट ग्रुप होगा। बेस्ट क्या होगा? जिसमें कोई गंदी आदतें नहीं है, बैड हैबिट्स नहीं है, अच्छी आदतें हैं, है ना, जो हेल्दी है। ठीक है, करेंगे सब इंशाल्लाह।